हम बात करेंगे यस बैंक के बारे में। पहले इसका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, प्राइमरी ट्रेंड समझेंगे, फिर हम इसका फंडामेंटल समझेंगे। फंडामेंटल में हम कंपनी के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे और कंपनी अभी कैसा कर रही है उसको समझेंगे। तो आज हम सबसे पहले, आपको पता होगा अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा, तो मैं टेक्निकल एनालिसिस करता हूं डाउ थ्योरी से, और उसमें मैं पहले प्राइमरी ट्रेंड निकालता हूं। तो प्राइमरी ट्रेंड यूजुअली मैं मंथली चार्ट से निकालता हूं, उसको वीकली टाइम फ्रेम पे कंफर्म करता हूं। बट यस बैंक के केस में मैं ऐसा नहीं करूंगा। इसका कारण यह है कि यस बैंक का जो चार्ट है, स्पेशली ऑन अ मंथली, वीकली एंड डेली टाइम फ्रेम, बहुत मेसी है। दो ये शेयर मैं आपको बताऊंगा इसका ट्रेंड पॉजिटिव है, बट वीकली, मंथली और डेली पे अगर आप ट्रेड ले रहे हो और स्टॉप ले रहे हो तो इसमें आदमी फंस सकता है। तो उस मेसीनेस को खत्म करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने आज क्वार्टरली टाइम फ्रेम यूज किया। क्वार्टरली टाइम फ्रेम क्या होता है, मतलब यहां पे एक कैंडल 3 महीने का, ठीक है, 3 महीने का जो ट्रेडिंग एक्टिविटी या जो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है वो कैप्चर करता है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं, समझते हैं प्राइमरी ट्रेड। अभी देखो, एज यूजुअल हम मार्कर यूज करते हैं और हम समझेंगे यहां पे बना, ये क्या है, ये है लोअर लो एंड लोअर हाई। देन यहां पे एक बनता है वेव। ये वाला जो स्विंग लो है, इस स्विंग लो से ऊपर है, मतलब यहां पे बना हायर लो और यहां पे बना हायर हाई। फिर यहां पे एक स्विंग लो बनता है और ये वाला जो स्विंग लो है, ये इस स्विंग लो से ऊपर है, मतलब यहां पे फिर बना लोअर लो, सॉरी हायर लो, माय मिस्टेक, ठीक है ना। फिर यहां पे बनता है लोअर हाई, ठीक है। फिर यहां पे बनता है हायर लो और फिर यहां पे अभी ऑनगोइंग कैंडल चल रहा है, ठीक है ना। तो हम समझ गए कि अभी जो ट्रेंड चल रहा है क्वार्टरली चार्ट पे, वो साइडवेज टू पॉजिटिव है, क्योंकि धीरे धीरे ग्रेजुअली जो ट्रेंड है वो बन रहा है हायर हाई और हायर लो का। हायर हाई और हायर लो का जो ट्रेंड है वो बुलिशनेस दिखाता है किसी भी स्टॉक, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, यहां पे सिंपली ये जो आप रिसेंट वाला स्विंग हाई और स्विंग लो देख रहे हो, इसे हमें मार्क कर लेना है, दैट्स इट, ठीक है। और कुछ नहीं करना। ये मैंने क्यों मार्क किया, ये मार्क इसलिए किया क्योंकि अगर कोई फ्रेश एंट्री लेनी है स्टॉक में, तो मैं इस लाइन के ही बेसिस पे लूंगा, ठीक है। अब हम चलेंगे इसके छोटे टाइम फ्रेम, जो क्या है, जो है मंथली टाइम फ्रेम। मंथली टाइम फ्रेम में हमें कुछ नहीं करना है, मैं आपको एक चीज दिखाने वाला हूं, ये है सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड इंडिकेटर के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। मैंने क्या बताया, मैंने जो क्वार्टरली चार्ट था उसका नीचे वाले रेंज को मैंने एज ए सपोर्ट ले लिया है, और जो ऊपर वाला चार्ट है उसको ले लिया है एज अ रेसिस्टेंस। एग्जैक्टली आप देखो, अगर आप देखो यहां पे, तो ये जो सुपर ट्रेंड का नीचे वाला पार्ट है, जो एज अ स्टॉप भी काम करता है, वो भी एग्जैक्टली उसी एरिया में लाई कर रहा है। मतलब क्या हुआ, मतलब हमें डबल कंफर्मेशन मिल गया, ठीक है ना। अभी इससे ट्रेड कैसे करना है ये मैं बताता हूं। देखो, अब हम सुपर ट्रेंड को बंद कर देते हैं और ये वाला ये हट गया, मैं इसे लगा देता हूं फिर से, ठीक है। देखो, अभी आप ध्यान से समझना, चूंकि ये मल्टीपल सपोर्ट है, आपको मैं एक वीकली चार्ट भी दिखा देता हूं। वीकली चार्ट पे भी आप देखो तो यहां पे आपको दिखेगा, यहां पे एक सपोर्ट है, ठीक है ना। वीकली चार्ट पे भी सपोर्ट है, सुपर ट्रेंड भी यहीं पे सपोर्ट बता रहा है, और जो क्वार्टरली चार्ट है वो भी वहीं पे सपोर्ट बता रहा है। मतलब हमें 3 कंफर्मेशन मिला, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगर सबसे पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूं कि भाई ये चीजें देखिए, आप कोई बाय सेल मत करना, मेरे रिकमेंडेशन पे आप बैंकरप्ट हो सकते हैं, और आई एम जस्ट टॉकिंग ऑन ए वेरी सीरियस नोट, ठीक है ना। सिर्फ आपको मेरा माइंडसेट समझना है, साइकोलॉजी की, हम कैसे यहां पे एंट्री कर सकते हैं। तो अब हम डेली चार्ट में जाएंगे, और डेली चार्ट में जो मैंने ये रेंज ड्रॉ किया है, हम बस उस रेंज के पर्सपेक्टिव में एंट्री लेने की कोशिश करेंगे। कैसे, मैं पहले बताता हूं। यहां पे 2 केसेस हो सकते हैं। पहला ये हो सकता है कि डेली चार्ट पे यहां पे एक ब्रेकआउट आ गया, ठीक है, इस पोजीशन के ऊपर। तो जब ये ब्रेकआउट आ जाएगा तो मैं क्या करूंगा, मैं फिर वेट करूंगा कि कोई पुल बैक आए। सपोज एक पुल बैक आता है, ठीक है ना, फिर जाता है स्टॉक साइडवेज में और फिर धीरे धीरे हायर हाई और हायर लो बनाता है। उस समय मैं ये स्टॉक में एंट्री कर सकता हूं। ये रही अगर रेंज के ऊपर ब्रेकआउट होता है तो, ठीक है। दूसरा चांस क्या है, दूसरा ये है कि यहां से, चूंकि ये एक मल्टीपल रेसिस्टेंस जोन भी है, ठीक है ना, क्वार्टरली चार्ट पे भी वहां से रिजेक्शन आया था, मंथली पे भी है, और आप वीकली में भी देख सकते हो यहां से रिजेक्शन आया है। तो क्या हो सकता है, तो ये हो सकता है कि प्राइस यहां से फिर रिट्रेस करेगा, ठीक है। और एग्जैक्टली जैसे मैंने ऊपर बताया, जब प्राइस नीचे गिरेगी तो बनाएगी लोअर लो लोअर हाई। फिर जब वो साइडवेज जाएगी और साइडवेज से जब वो फिर से बुलिश ट्रेंड शुरू करेगी, मतलब जब फिर वो इस तरीके का पैटर्न बनाना शुरू करेगी, तो मैं इस पॉइंट को रेफरेंस में लेके एंट्री करूंगा। ये जो दूसरा वाला पॉइंट होगा, जो दूसरा वाला ऑप्शन है, वो मेरे लिए ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मुझे इस जोन में
मल्टीपल सपोर्ट मिल रहा है। मल्टीपल सपोर्ट क्या मिल रहा है? क्वार्टरली चार्ट का लोअर रेंज हुआ है, मंथली चार्ट पे जो सुपर ट्रेंड है वो भी वहीं पे लाइक कर रहा है, और वीकली चार्ट पे भी वहां सपोर्ट है। आप खूब समझ रहे होगे, मतलब तीन तीन चीजें वहां पे एज अ सपोर्ट एक्ट कर रही है, ठीक है। और अगर प्राइस ये जो लाइन मैंने ड्रॉ करी है अगर उसके नीचे चला जाता है तो ये मेरा जो हाइपोथेसिस है इस ट्रेड का वो निगेट हो जाएगा, नलिफाई हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ट्रेड खराब हो जाएगा, जिसको आप स्टॉप भी कहते हो, ठीक है। होप आपको ये समझ गया होगा। ये रही यार टेक्निकल की बात, ठीक है। अभी मैंने क्या बोला ना कि मैंने जब स्टार्ट करा वीडियो तो मैंने ये बोला कि मुझे ये स्टॉक एटलीस्ट इंडिया के जो टॉप प्राइवेट बैंक्स है ना, नेमली मैं नाम भी ले लेता हूं, HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इंडसइंड बैंक, उन सबसे अच्छा लगता है। और ये कोई सब्जेक्टिव नहीं है कि मुझे अच्छा लगता है। इसका रीजन ये नहीं है कि एक पेनी स्टॉक है, मैं इसे खरीद लूंगा तो एक मल्टीपैगर बनेगा, मैं वेल्थ बना लूंगा। इसका रीजन ये है ना कि इस स्टॉक का अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज देखो जो ट्रेड्स होते हैं, नेमली मैं नाम ले लेता हूं रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन एसेट और EPS, जो इनका डेल्टा है दैट इज फार बेटर एज कंपेयर टू दीज बिग बैंक्स। एज एन एग्जांपल मैं फाइनेंशियल 23 का बता रहा हूं। फाइनेंशियल ईयर 23 में इनका रिटर्न ऑन इक्विटी था 2, फिर फाइनेंशियल ईयर 24 में हो जाता है 3, फिर 5, और इस बार मतलब फाइनेंशियल ईयर 26 में ये है 7। अब सोचो ना 23 में 2 से ही चला गया 7। और मैंने क्या बोला, मैं जब भी आपको बताता हूं तो मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर बैंक और NBFC देख रहे हो तो उस केस में रिटर्न ऑन इक्विटी का जो ग्राफ है वो भी ऊपर की तरफ जाना चाहिए। वो भी ऊपर की तरफ जाता है और प्राइस भी ऊपर की तरफ जाता है, तो आप वेल्थ क्रिएट करते हो। दैट इज द फर्स्ट थिंग। अभी रिटर्न ऑन एसेट, रिटर्न ऑन एसेट क्या होता है? दैट इज द नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाई जो नंबर ऑफ एसेट है, ठीक है। ये भी देखो तो इसमें भी ये फाइनेंशियल 24 में ये था 0.4, फिर 25 में हुआ 0.6, फिर इस साल हुआ है 0.8। और भाई साहब मैंने इनका मैनेजमेंट कॉल सुना, तो मैनेजमेंट कॉल में जो इनके MD साहब है उन्होंने क्लियरली बोला, बिकॉज क्या होता है ना, NBFC में गाइडेंस आपको क्लियरली बताती है कि हमारा ये पैट होगा, हमारा ये बीटा मार्जिन हो सकता है, ये गाइडेंस है। बट इनडायरेक्टली जो MD है उन्होंने कहा कि दिस टाइम हमारा जो कोर ROA होगा, अभी कोर ROA क्या हुआ? रिटर्न ऑन एसेट है कोर हुआ, मतलब आप एक्सक्लूड कर दो जो ट्रेजरी गेम्स होते हैं, जो M2M गेम्स होते हैं, उसको हटा के वी आर ट्राइंग फॉर 1 इन द नेक्स्ट कपल ऑफ क्वार्टर, मतलब 3 से 4 क्वार्टर में 1 हो सकता है। सो दैट इज अ वेरी गुड थिंग। जो दूसरे इनके पियर्स हैं लाइक कोटक महिंद्रा बैंक, ICICI बैंक और HDFC बैंक, उनका आप जाके रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन एसेट या जो डेल्टा है EPS का वो जाके चेक कर लेना। इट इज येस बैंक का द मैट्रिक्स इज फार बेटर, ठीक है। ये सारी चीजें अच्छी हैं, मैं निगेटिव चीजों पे भी आऊंगा, अभी हम चलेंगे फाइनेंशियल में तो हम समझेंगे। जो एक और अच्छी चीज वो है ना कि बैंक का जो पेडिग्री है वो चेंज हुआ है। मतलब 2020 के पहले, 2019 से पहले जब मोराटोरियम लगा था इस स्टॉक पे, उससे पहले तो राणा कपूर एंड फैमिली देखती थी। उसके बाद क्या हुआ ना कि इसको, इस बैंक को बचाने के लिए बहुत सारे बड़े बैंक आए, लाइक SBI आया, IDFC आया, ICICI बैंक आया, बहुत सारे लोग आए, उन्होंने स्टेक खरीदा। उसके बाद क्या हुआ है कि इन्होंने बैंक को इंप्रूव करा और अभी बैंक में एक नया बड़ा स्टेक होल्डर है विच इज द लार्जेस्ट स्टेक होल्डर, उसका नाम है SMFC। ये है सुमितोमो मित्सुई फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। अभी ये क्या है ना, तो अगर आप में से कोई भी हाउसिंग लोन या मॉर्गेज इंडस्ट्री में काम करता होगा ना, तो उसने नाम सुना होगा SMFG का। SMFG इज व्हाट, पहले उसको फुलरटन कहते थे, ठीक है। एक मुंबई बेस्ड NBFC है, पुरानी NBFC, तो उसका भी इन्होंने टेक ओवर किया है। और ये जो SMFG है या SMFC को, ठीक है ना, अभी नाम चेंज हुआ है, SMFC हुआ है, पहले नाम था SMFG, ठीक है। ये जापान की दूसरी सबसे बड़ी बैंक है। दूसरा चीज, इनका जो असेट अंडर मैनेजमेंट मैंने कहा दैट इज हुपिंग $2 ट्रिलियन, और ये दुनिया की 12वीं सबसे बड़ी बैंक है। तो होता क्या है ना कि एक बड़ा शेयर होल्डर आया, इसके कारण क्या क्या होगा, इसके कारण आपको जो कैपिटल रेज भी करना है वो भी आप इजीली कर सकते हो। क्योंकि यार देखो अभी भी SBI का 10-11% का स्टेक है, जो नया आया है उसका भी 28% का स्टेक है, प्लस जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो भी कम होगा ना। जब आप मार्केट से पैसा उठाते हो, अपार्ट फ्रॉम क्या होता है, आप कासा से पैसा मिलता है, प्लस आपको FD से मिलता है, टर्म डिपॉजिट से, और प्लस जो आप डिबेंचर के थ्रू पैसा उठाते हो या बॉन्ड्स के थ्रू पैसा उठाते हो, ठीक है ना, वो भी आपको सस्ता मिलेगा ना। क्योंकि क्या होता है ना, जब आपका टाइम अच्छा चलेगा तभी तो आपको मतलब लो रेट ऑफ इंटरेस्ट से मार्केट से पैसा मिलता है। ये हुई। अभी हम क्या होता है ना, अभी हम चलते हैं फटाफट इनके फाइनेंशियल्स पे, और फाइनेंशियल्स पे मैं आपको बताता हूं। देखो जस्ट होल्ड ऑन, मैं एक पेन यूज कर लेता हूं, सो मेरे लिए इजी रहेगा। अभी हमें क्या देखना है ना, आप देखो फाइनेंशियल ईयर 26 एंड 25 है, ठीक है। देखो नेट इंटरेस्ट इनकम कितना बड़ा, 9.3%, और नॉन इंटरेस्ट इनकम क्या कितना बड़ा, 15.4%। नॉन इंटरेस्ट इनकम में क्या होता है, ये होता है फी बेस्ड इनकम हो गया, प्रोसेसिंग फी हो गया, ये सब चीजें आती है, ठीक है। प्लस आप देखो इस शेयर में जो प्रोविजनिंग है ईयर ऑन ईयर,
वो अच्छा खासा कम हुआ है। कितना कम हुआ है? इट इज डाउन बाई 16%। अभी हम थोड़ा सा ध्यान से बात करते हैं। देखो, मैं खराब बातें बताऊंगा, पहले अच्छी बातें बताता हूं। देखो, येस बैंक ना ने अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और ये थोड़ा सा ना पीएनबी का मुझे याद दिलाता है। अभी पीएनबी बैंक में थोड़ा सा डाइवर्ट हो रहा हूं टॉपिक से, तो पीएनबी ने बहुत अच्छा खासा पैसा बना के दिया है। तो बैंक्स के केस में क्या होता है ना, कि बैंक्स के केस में प्रॉफिट दो तरीके से आता है। एक आता है लाइक अगर बैंक बजाज मॉडल में ग्रो करिए, मतलब बजाज कैसे ग्रो करता था और करता है, 25 to 30% ईयर ऑन ईयर ग्रो होता है उनका असेट, ठीक है ना। तो एक तो ग्रोथ ऐसी आती है। दूसरा ग्रोथ ऐसा होता है ना कि पहले आपने बहुत फंडिंग करी, फिर केसेस फटे, डेलिक्वेंट हुए, और फिर एक बेस बनाती है कंपनी और उसको रिकवरी करती है। तो उसके कारण क्या होता है ना, आप समझना कि बैंक का जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है वो दो होता है। एक होता है कोर ऑपरेटिंग एक्सपेंस, एक होता है नॉन कोर ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अभी नॉन कोर ऑपरेटिंग एक्सपेंस में ना प्रोविजन होता है, मतलब समझो आप क्रेडिट कॉस्ट। तो येस बैंक का आज से 4-5 साल पहले जो क्रेडिट कॉस्ट था वो था 1.1%, और आज के डेट में क्रेडिट कॉस्ट है 0.2%। अब ध्यान समझना, समझो एक कंडीशन को कि येस बैंक 4 से 5 साल कुछ ग्रो ही नहीं करी है, मतलब उसका रेवेन्यू भी सेम है और उसका पैट भी सेम है, मतलब दोनों चीज सेम है। अभी क्या होता है कि बैंक के पास 1 लाख करोड़ का एसेट था, एज एन एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं। उसमें कितना आता है? उसमें क्रेडिट कॉस्ट था 1% का। मतलब क्या हुआ? मतलब जो पैट का जो इनकम पैट, सपोज कर लेते हैं 5 साल पहले जो इनका पैट था वो था 100 करोड़, और जो इनका क्रेडिट कॉस्ट में जा रहा था 1000 करोड़। वो 1000 करोड़ का जो फिगर है, जो 1% था क्रेडिट कॉस्ट, वो अभी घट के 0.2% हो गया है। तो मतलब क्या हुआ? जो क्रेडिट कॉस्ट था 1000 करोड़ वो हो गया अभी 200 करोड़। तो ये जो 800 करोड़ का जो पैसा बचा वो सीधा सीधे पैट में जाएगा ना। तो येस बैंक पीएनबी मॉडल से ग्रो कर रही है। मतलब इसने क्या किया है? इसने एक बहुत अच्छा काम किया है। इसने सारे के सारे मतलब एसेट क्वालिटी इंप्रूव करी है, अच्छी खासी रिकवरी भी हुई है, अपग्रेडेशन हुआ है अकाउंट में, जो ये बता रहा है। दूसरा चीज इविडेंट है ना कि अगर आप इनका देखो, मतलब टोटल इनकम, मतलब रेवेन्यू की बात मैं कर रहा हूं, अगर आप नेट इंटरेस्ट इनकम प्लस नॉन इंटरेस्ट इनकम होता है उन दोनों को ऐड करो, तो फाइनेंशियल ईयर 23 या 24 से अभी तक बस वो ना इट हैज जस्ट ग्रोन बाय 50%। बट आपका पैट का ग्रोथ आपको पता है? पैट ग्रो हुआ है इनका अप्रॉक्स 730 करोड़ से 3600 पर, मतलब 5x ग्रो हुआ है। ये 5x ग्रो इसीलिए हुआ है क्योंकि इन्होंने अपने एसेट क्वालिटी में बहुत ध्यान दिया है, और इसीलिए मुझे ये स्टॉक अच्छा लगता है, ठीक है ना। अभी आप यहां पे देख सकते हो ये भी मैट्रिक्स जो मैंने आपको पहले बताया कि देखो इनका रिटर्न ऑन जो एसेट है वो भी ग्रो किया है, ठीक है। 0.6 था फाइनेंशियल 25 में, अभी हो गया 0.8। रिटर्न ऑन इक्विटी में भी अच्छा खासा ग्रो है। जो निम्स है भाई साहब, निम्स है 2.8, और पिछले क्वार्टर में था ये, पिछले साल था ये 2.4%। अभी मुझे आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बतानी है, अभी ध्यान से देखना। बहुत सारे लोग मैंने देखा वो बोल रहे हैं कि एसेट क्वालिटी खराब हो गया है ऑन क्यू बेसिस, मतलब Q4 FY26 में येस बैंक का प्रोविजनिंग बढ़ गई है, विच इज अ बैड थिंग। नो, दैट इज नॉट अ बैड थिंग, बिकॉज उन लोगों ने जाके कॉन कॉल सुना ही नहीं, उन लोगों ने पूरी पीपीटी पढ़ी नहीं। इसका रीजन ये है कि ये जो प्रोविजनिंग करी है लोन्स के लिए वो दो तरीके की, पहले आप समझना। एक होता है फॉर स्टैंडर्ड एसेट, जो स्टैंडर्ड एसेट भी होता है उसके लिए भी फर्स्ट डे से बैंक को प्रोविजनिंग करनी पड़ती है, और एक प्रोविजनिंग होती है दैट इज फॉर एनपी एसेट या डाउटफुल एसेट, जो भी आपको, ठीक है ना। तो ये जो प्रोविजनिंग करी है वो एक मैनेजमेंट ओवरले है 350 करोड़ का। तो अगर मैनेजमेंट को लगता है कि चूंकि जियोपॉलिटिकल इशू है, गल्फ में वॉर चल रहा है, तो मैनेजमेंट को लगता है कि कुछ स्ट्रेस आ सकता है, इसलिए उन्होंने एक 350 करोड़ का ओवर, मतलब मैनेजमेंट ओवरले कर दिया स्टैंडर्ड एसेट के लिए। अभी भाई साहब आप वो 350 करोड़ को अगर हटा दो तो आप देखोगे तो मतलब यहां तो ऐड हो जाता है, यहां तो और बढ़ के आता है ये अपना नेट प्रॉफिट, ठीक है ना। सेम मैं यहां पे भी बता रहा हूं, यहां पे जो 16% डिग्रोथ दिख रहा है ये कम से कम 25-30% का डिग्रोथ हो जाता। होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। तो क्या होता है ना कि जब भी आप नंबर पढ़ोगे ना पीपीटी से, तो आप उसको समझो कि वो क्यों आई है एंट्री। आपको कॉन कॉल से भी पता चलता है वो, और मैनेजमेंट ने बताया है सब कुछ। अगर कॉन कॉल आप जाके देखोगे तो मैनेजमेंट सारा कुछ चीज बताया, विच इज गुड। ये सारी चीजें हो गई। दूसरा अच्छा चीज है ना, इनका कासा रेशियो मुझे अच्छा लगा, अभी 35% का है, और अगर आप टॉप 4-5 बैंक का देखो ना तो दैट इज क्लोज टू 37%। सो धीरे धीरे येस बैंक का जो नाम खराब हुआ था, बहुत सारे लोगों ने जब इन पे आया, मतलब वो जब इशू हुआ था तो अपना सारा विड्रॉ कर लिया था। तो धीरे धीरे जो होता ना टाइम टेकिंग है, लेकिन दे आर जस्ट इंप्रूविंग ऑन द लायबिलिटी साइड ऑल्सो। और चूंकि कासा रेशियो में अगर आप 2 साल में देखो तो ये 2 साल पहले इनका कासा रेशियो था 30%, विच इज नाउ 35%। अभी कासा रेशियो जो बढ़ेगा तो क्या होगा, आपको सस्ता कॉस्ट ऑफ फंड मिल रहा है, ठीक है ना, जिसके कारण आपका फिर निम इंप्रूव करेगा। ये सारी चीज थी अच्छी बात। अभी हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज की, जो है खराब बात, ठीक है ना। इसके लिए देखो यहां पे जो निम है ना
वो कितना है? वो है 2.6% का। और जो क्रेडिट कॉस्ट है वो हो गया है कितना बताओ? वो चला गया है आपका 0.2%। अभी भाई येस बैंक ने अच्छा खासा इंप्रूवमेंट कर लिया है, नो डाउट अबाउट इट, बट यहां से फर्दर इंप्रूवमेंट करने के लिए ना यू हैव टू ग्रो विथ ए डिसेंट पेस। अभी मैं आपको स्लाइड पे बस ले जा रहा हूं जहां पे हमें पता चलेगा कि ग्रोथ क्या है भाई साहब इनका। अभी यहां पे देखना आप, आई विल अगेन यूज दिस मार्क्स करके बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जो आप देख रहे होगे ना जो चॉपीनेस येस बैंक के शेयर में, उसका एक रीजन ये भी है कि अब जो दूसरा स्टेज ऑफ ब्रेकआउट होगा या जो अप मूवमेंट आएगी येस बैंक में, वो आएगी ड्यू टू द इंप्रूवमेंट इन द पेस ऑफ लोन ग्रोथ। वो बहुत जरूरी है। और यहां पे दो कंसर्न है, ठीक है, अभी ध्यान से समझना। आप देखो एडवांसेस कैसा ग्रो कर रहा है, 10.8%, ठीक है, 11%, ठीक है। अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि जो सिस्टम क्रेडिट ग्रोथ है, अभी सिस्टम क्रेडिट ग्रोथ क्या है कि अगर आप टॉप 4-5 बैंक्स का क्रेडिट ग्रोथ देखो, मतलब एसेट ग्रोथ देखो, लोन बुक का ग्रोथ देखो ईयर ऑन ईयर, सो दैट इज क्लोज टू 14.6, 15% पकड़ते हैं। उससे नीचे आप ग्रो कर रहे हो, आपका जो लोन बुक है उससे नीचे ग्रो कर रहा है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है भाई साहब कि येस बैंक मार्केट शेयर लूज कर रहा है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है ना कि मैं आपको एक और जगह ले चलता हूं जो और ज्यादा इशू वाला चीज मुझे लगता है। यहां पे देखो आप, ये रिटेल बैंकिंग है, इनका 3 सेगमेंट है, मैं पहले बता देता हूं। एक है रिटेल बैंकिंग, कमर्शियल बैंकिंग, कॉर्पोरेट एंड इंस्टीट्यूशनल बैंकिंग। तो जो रिटेल बैंकिंग में अगर आप देखो ना तो यहां पे ईयर ऑन ईयर ग्रोथ क्या है 4.7%, जो कमर्शियल बैंकिंग है उसमें 14.5% और कॉर्पोरेट एंड इंस्टीट्यूशनल बैंकिंग में 19.7%। पहले मैं कमर्शियल एंड कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशनल बैंकिंग के बारे में बताता हूं। जो कमर्शियल बैंकिंग क्या हुआ ना कि वैसे कॉर्पोरेट जिनका टर्नओवर 1500 करोड़ से नीचे है वो हो गया कॉर्पोरेट बैंकिंग में, और इंस्टीट्यूशनल में आते हैं जिनका मोर देन 1500 करोड़ होता है। और इनको बैंक क्या करती है? इनको बैंक देती है फंड बेस्ड और नॉन फंड बेस्ड। फंड बेस्ड में आप समझ लो टर्म लोन दे दिया, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे दिया, सीसी फैसिलिटी दे दिया, और नॉन फंड बेस्ड में एलसी बीजी आता है, ठीक है। आप अभी इतना ही समझो। लेकिन अभी आप कॉमन चीज समझना कि बैंक को इंटरेस्ट कहां ज्यादा मिलेगा, मतलब बैंक को यील्ड कहां ज्यादा मिलेगा जिससे कारण उसका स्प्रेड बढ़ेगा। उसको ऑब्वियसली रिटेल बैंकिंग में ज्यादा मिलेगा ना। यहां पे तो मोटा सामने बैठा हुआ है कमर्शियल बैंकिंग और कॉर्पोरेट बैंकिंग में। अगर आप सपोज ब्रिटानिया को या बिस्लरी को जाके बोलो उनको चाहिए लोन चाहिए, तो वहां पे तो मतलब सेट ऑफ बैंकर्स बैठे रहेंगे। वो क्या है? वो तो रेपो रेट प्लस 2 या 3% का बस स्प्रेड लेके बोलेंगे कि इतने पे करना है तो करो। 8-9% का करोगे, 8-9% का बहुत रहेगा तो रहेगा उनका, ठीक है ना, वैसा रहता है। ABLR प्लस 2 का रहता है मोस्टली उनका। तो यहां पे तो अगर आप मतलब मार्जिन ही नहीं है भाई, यहां पे तो इनका मार्जिन ही नहीं बन रहा है ना। लेकिन दिक्कत वाली बात यह है ना कि एक तो होल लोन बुक ग्रो कर रहा है 11% से, और उसमें जो रिटेल बैंकिंग ग्रो कर रहा है ईयर ऑन ईयर दैट इज जस्ट 4.7%। और जो कमर्शियल एंड कॉर्पोरेट बैंकिंग है वो कर रहा है आपको, एक कर रहा है 15%, एक कर रहा है 19.7% से। तो एक तो ओवरऑल बैंक मार्केट शेयर लूज कर रही है, प्लस रिटेल बैंकिंग में अच्छा खासा मार्केट शेयर लूज कर रही है। आप दूसरे बैंक्स का अगर देखो वहां पे रिटेल बैंकिंग में जो पेस है ऑफ लोन बुक का ग्रोथ दैट इज ह्यूज एज कंपेयर टू द येस बैंक। अभी देखो यार, आई एम नो वन टू सजेस्ट एनीवन, क्योंकि ये लोग तो खुद मतलब एक देयर इज ए वेरी गुड पेडिग्री, बट मैनेजमेंट ने अभी कहा है कि एटलीस्ट इट विल टेक 3 to 4 क्वार्टर, उसके बाद ये लोग रिटेल बैंकिंग पे ज्यादा फोकस करना शुरू करेंगे। सो इसलिए मैंने कहा चार्ट के समय कि जब प्राइस नीचे आता है आप जाके स्टार्ट बोलना कि मैंने क्या बताया कि रेंज के ऊपर है नीचे, मेरे लिए फेवरेबल वो रहेगा ना कि अगर नीचे मिलता है मुझे तो मुझे रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा मिलेगा, मेरा जो स्टॉप होगा वो भी छोटा होगा, ठीक है। होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। रिटेल बैंकिंग का पेस एटलीस्ट 15-16 या 20% तो होना ही चाहिए, बिकॉज क्या है ना आपका स्प्रेड, अभी स्प्रेड क्या होता है? स्प्रेड इज यील्ड माइनस कॉस्ट ऑफ फंड। अभी सपोज कॉस्ट ऑफ फंडिंग का 6-7% का है, ठीक है। रिटेल बैंकिंग में क्या क्या करते होंगे ये लोग करते हैं अफोर्डेबल करते हैं, क्रेडिट कार्ड करते हैं, आप समझ लो लैब करते हैं, अनसिक्योर्ड लोन करते हैं, पर्सनल लोन करते हैं, कार लोन करते हैं। तो एज एन एग्जांपल अगर कोई अफोर्डेबल हाउसिंग करता है तो उसको 14% का रेट मिलता है, बीएल में मिलता है, अनसिक्योर्ड बीएल में 15-16% का मिलता है। अगर सपोज येस बैंक का कॉस्ट ऑफ जो बोरोइंग है, कॉस्ट ऑफ फंड, वो अगर 6% का है, ठीक है ना, तो वहां पे मोटा मोटा 9 to 10% का स्प्रेड बन गया, ठीक है ना, मार्जिन है मेरा येस बैंक का। बट वहीं पे कमर्शियल बैंकिंग में जब आप 8% पे लेंड कर रहे हो और आपका साला कॉस्ट ऑफ फंड ही 6% का है, तो आप 2% ग्रो कर रहे हो ना। सो दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू कि येस बैंक में, और आप इसे सेव करके रख लेना इस वीडियो को, येस बैंक में जो नेक्स्ट वेव ऑफ ब्रेकआउट आएगा चार्ट पे वो तब आएगा जब रिटेल बैंकिंग में स्पेशली लोन बुक में एक अच्छा खासा
ग्रोथ होना शुरू होगा एटलीस्ट 15% का। इसलिए मैं इस स्टॉक में अभी इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूं, बस मैं वेट कर रहा हूं कि जब ये नीचे रिट्रेस करेगा दैट टाइम आई विल मेक अ पोजीशन। ये था आज का वीडियो। साथ साथ मैं आपको बता दूं, इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड टू अंडरस्टैंड द डाउ थ्योरी एज वेल एज द फंडामेंटल, साथ साथ मैं जो मेंटर करता हूं उसमें मैं आपको शॉर्टिंग भी सिखाता हूं। यस, शॉर्टिंग इज अ वेरी गुड थिंग। शॉर्टिंग में ऐसे मैं यहां पे हम क्या कर रहे हैं, हम यहां पे एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक ले रहे हैं जो टेक्निकली भी स्ट्रॉन्ग है, अच्छा फंडामेंटल है, उसमें पोजीशन बनाते हैं। तो उसी तरह जो वीक स्टॉक है, फंडामेंटल वीक है, जिसका टेक्निकल वीक है, उसको भी आप शॉर्ट करके एक अच्छा पैसा बना सकते हो। ठीक है, मेरा जो ओवरऑल पोर्टफोलियो गेन होता है उसमें 10 to 12% का शॉर्टिंग से भी पैसा आता है। सो इफ यू आर एमिंग इन अ मंथ टू गेन टू ग्रो द पोर्टफोलियो बाय 40 to 45%, तो आपको तो शॉर्टिंग आनी ही चाहिए। ठीक है ना। सो यू कैन पिंग मी देयर। मेरा व्हाट्सअप यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा एंड द डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन कर दूंगा। इफ यू आर वाचिंग दिस ऑन द ट्विटर, जस्ट डीएम मी। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू वांट टू हैव लाइक एनी काइंड ऑफ गाइडेंस, so you can also book the slot, hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज इसे लाइक करो, एंड इफ यू आर वाचिंग इट ऑन YouTube, सब्सक्राइब मी, एंड इफ यू आर वाचिंग इट ऑन Twitter, just follow. Bye, थैंक यू।